So this problem is very very easy. You have to solve this by various method. दो तीन तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका अनंत ने भेजा है, that is correct. एक दूसरा तरीका से मैंने सॉल्व किया है, वो भी देख लो. मैं दोनों तरीके बताता हूँ. Okay, so this is the problem. तो क्वेश्चन में जो गिवन है, आई होप सबने उसको विजुअलाइज किया होगा कि ये कंटेनर था पहले, इसका वॉल्यूम था 0.5 लीटर और इसमें जो हाइड्रोजन है उसका प्रेशर है 0.8 बार. दूसरा कंटेनर इससे थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, 2 लीटर का, और उसके अंदर जो गैस है ऑक्सीजन, उसका प्रेशर है 0.7 बार. आई थिंक यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं. फिर इन दोनों को क्या किया मैंने, इस बड़े वाले कंटेनर में मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसके अंदर डाल दिया, और इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो है 1 लीटर. तो तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ प्रेशर कितना होगा. सो ऑब्वियसली द टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस. बहुत लोग क्या कर सोच रहे होंगे कि बस इन दोनों को ऐड कर दो, 0.8 बार और 0.7 बार को ऐड कर दो तो मेरा टोटल प्रेशर तो आ जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होगा. कैन एनीवन आंसर मी व्हाई? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यस सर, क्योंकि जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो डिफर कर रहा है हर केस में. यस एग्जैक्टली. वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर भी चेंज हो जाता है, विच वी अंडरस्टैंड फ्रॉम बॉयल्स लॉ. सो जैसे ही मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. तो इसके लिए दो तरीके से कर सकते हो. पहला तरीका जो अनंत ने किया है मैं बता दूं सबको. अनंत ने क्या किया, ये दो कंटेनर था, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का. उसने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया. यहाँ लिख दिया PH2 इंटू VH2 इज इक्वल टू NH2 इंटू RT. R और T जो है कांस्टेंट है दोनों जगह. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा PO2 VO2 NO2 into RT. Look, pressure volume is given, RT is given, only NH2 is unknown. So इन दोनों इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 यहाँ से निकाल लो एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकाल लो. इट्स वेरी इजी. प्रेशर ऑफ H2 is given to you. How much? It is given 0.8 bar. Volume is given, I think, 0.5 liter. यस सर. एंड R और T का वैल्यू बिठाने के लिए तुम लोग को सोचना होगा R का कौन सा वैल्यू बिठाओगे. तो बार एटमॉस्फेयर वाला एक यूनिट था ना, लीटर एटमॉस्फेयर और बार एटमॉस्फेयर आर सिमिलर. ये मैंने बताया था, एक बार फिर से दिखा दूं. ये देख लो, 0.082 होता है लीटर एटमॉस्फेयर में, और जब बार बिठाओ तो 0.083 बिठाना. ओके, 0.083. किसी को प्रॉब्लम हो मुझे उसी वक्त इंटरप्ट करना. सो R का वैल्यू यहाँ बिठा सकते हैं हम लोग 0.083 बार एटमॉस्फेयर, बार लीटर पर केल्विन पर मोल. एंड T का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? इट इज 300 केल्विन. सो इनटू 300 केल्विन. सो वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यहाँ से NH2 का वैल्यू निकल जाएगा. NH2 कितना आया था अनंत? So 1.4 by RT. So 0.4 by RT, sir. Oh, you not calculate the values of RT. Okay, ठीक है. RT का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. यस, दिस इज अनदर वे, यू कैन डू इट बाय दिस आल्सो. इसमें क्या करो, R और T का वैल्यू अगर नहीं बिठाओ तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाने वाला है. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो आई थिंक ये कितना आ रहा था तुम्हारा, 0.4 बाई RT, राइट. सिमिलरली NO2 यहाँ पे बिठाओगे, ये आ जाएगा 1/4 बाई RT. RT का वैल्यू मत बिठाओ तो भी चलेगा. नाउ इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया मैंने, दोनों को मिला के. इसका वॉल्यूम है V टोटल जो है ये है 1 लीटर, और P टोटल यही निकालना है. तो यहाँ पे भी आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, दैट PV इज इक्वल टू nRT. नाउ दिस N इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ दिस N इज इक्वल टू NO2 प्लस NH2.
cause number of moles are not changing. Number of moles अरे are भाई always, से चेंज कियो क्या तुमने कैसे ऐसे कर लिया है? is it clear? Number of moles are always constant. So from here the P is equal to, this is nothing but NO2 plus NH2, total number of mole, into RT divided by V. So if you substitute here values, you'll get the final answer, which is 0.4 by RT plus 0.14, sorry, 1.4 by RT into RT by 1 liter. Okay, so your final answer will be how much? P is equal to 1.8 bar. Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. ओके, सो एक अनदर वे है जिससे तुम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हो, एक बार उसको भी देख लो जो इजी लगे. मैंने इस क्वेश्चन को बॉयल्स लॉ से सॉल्व किया विदाउट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. दैट इज आल्सो पॉसिबल. इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली सोचा कि ये एक मेरा कंटेनर था, पहले हाइड्रोजन के लिए सोचो, और इसको मैंने फाइनल कंटेनर में डाल दिया. तो पहले इसका जो प्रेशर था वो था प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन हियर, ओके, एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 0.5 लीटर. अब जैसे मैं इसके अंदर डाला तो इसके अंदर अकेला हाइड्रोजन गैस अगर रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर. तो यहां से मैंने अप्लाई किया P1V1 इज इक्वल टू P2V2. टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको बॉयल्स लॉ से कर सकता हूँ. तो यहाँ पे देखो, पहले में इसका जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, मैंने बिठा दिया, और फाइनली इसका जो प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम इज 1. यहाँ से मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मिल गया इन द बिग कंटेनर विच इज इक्वल टू 0.4 बार. सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी मैंने सेम चीज किया और उसका प्रेशर मुझे मिल गया 1.4 बार. एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मिल गया, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज योर टोटल प्रेशर. Is it clear? Yes. Okay. So कौन सा इजी लगा, कौन सा तुम लोग को इजी कर सकते हो अपने से जब करोगे तो कौन से दिमाग में आएगा? सर ये वाला ज्यादा इजी है. कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे करो. एक बात याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रॉब्लम ऑफ चार्ल्स लॉ, any problem can be solved using ideal gas equation. इसीलिए मैंने कहा था the most important topic is ideal gas equation. Okay, next problem. A mixture of dihydrogen, that is your H2, and dioxygen, which is your O2, at 1 bar pressure. Pressure is given 1 bar. So this is P total. Total pressure is 1 bar. Contain 20% by weight of dihydrogen. A mixture of dihydrogen and dioxygen at 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. Now this question is actually from your first law, first chapter concentration unit. 20% by weight का मतलब क्या होता है, अगर ये तुम लोग आइडेंटिफाई कर लो तो इसको सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज योर होमवर्क. गो अहेड. एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 19. नेक्स्ट टॉपिक, इसको आज हम लोग कवर करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. दोनों एक ही चीज होता है. ये फिजिक्स का भी टॉपिक है. फिजिक्स में एक चैप्टर है, वहां पे भी क्लास 11 में ही है, वहां पे भी ये टॉपिक मिलेगा तुमको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. कैन एनीवन आंसर मी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म काइनेटिक? काइनेटिक्स किसको कहते हैं? सर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल. नो, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज काइनेटिक्स. काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है?
फिजिक्स पढ़ते वक्त मैंने बताया था डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स। सर स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन इसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है? A term kinematics stand for study of motion without studying the cause of motion. So here we study the motion of molecules. That is why it is called kinetic molecular theory or kinetic theory of the gas. इसका कुछ assumptions है. That assumptions will be very 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 important to remember. First is the gases, जितने सारे गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे, पहले सुन लो तुम लोग, एकदम दिमाग से सुन लो, फिर जो मैंने लिखा है वो पढ़ लेना। इस थ्योरी का पहला एजम्पशन है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। दैट पार्टिकल्स आर आइदर, अगर ये तुम्हारा नोबल गैस है तो फिर एटम्स होगा, और अगर ये मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर ये मॉलिक्यूल होगा। सो गैस पार्टिकल आर मेड अप ऑफ very small size individual particle. That particle is called atom or molecule. Is it clear? First part, first your assumption. Second assumption, the size of the gas particle is so small that you can neglect it compared to the total size of the container. What I mean to say, मान लो इस 1 लीटर के कंटेनर में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। दिस आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा होगा कि पूरा कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से मैं इसको नेग्लेक्ट कर दे सकता हूँ। एग्री? सेकेंड पॉइंट, किसी को डाउट, प्रॉब्लम? Yes? Am I audible? Yes, you're audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first point, gases are composed, एकदम याद कर लो, gases are composed of very small particle. That individual particles are atoms or molecule. The size of atom or molecule is so small that we can neglect it in comparison to the total volume of the gas. Third point, there is no force of attraction between the particle of the gas at ordinary temperature and pressure. This is very important. यहाँ problem create होगा। यहाँ हमने assume कर लिया कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का कोई थ्योरी नहीं काम करता। ना गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे रूम टेम्परेचर हुआ, ऐसे नहीं 0 डिग्री केल्विन बोलोगे, नहीं, एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस गैस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ये एक प्रॉब्लम का वजह बनेगा, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल ऑफ गैसेज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम और जिगजैग मोशन। रैंडम मोशन का एक और नाम होता है जिगजैग मोशन। ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं इन अ रैंडम डायरेक्शन। कोई ठीक नहीं रहता है कौन कहाँ जाने वाला, इधर उधर मूव करते रहते हैं और काफी हाई स्पीड में। इज इट क्लियर? नाउ अगर सारे पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहे तो क्या होगा? दे आपस में कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? If particles are moving in random motion, then obviously they collide to each other, and as well as they collide with the wall of the container. आपस में भी तो कोलाइड करेंगे, साथ ही साथ जाके कंटेनर के वॉल से बार बार जाके धक्का मारेंगे। और ये जो कंटेनर के वॉल से धक्का मारते हैं, इसके वजह से गैस का प्रेशर क्रिएट होता है कंटेनर के ऊपर। तो यही लिखा हुआ है, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। I hope this much is clear. Now these particles are collide to each other
एंड दिस कोलिजन चैप्टर मैंने फिजिक्स में नहीं पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। कोलिजन बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, मान लो ये था, इस दोनों का मास है m, इसका वेलोसिटी v1 था, इसका v2 था, दोनों आपस में कोलाइड हो गए और कोलाइड होके फिर वापस अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इसका पूरा वेलोसिटी इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये mv2 हो जाएगा, और इसका पूरा वेलोसिटी इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये mv1 हो जाएगा। इस तरह की कोलिजन को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इज इट क्लियर? When entire momentum is transferred from one body to another body, that kind of collision is called perfectly elastic collision. So gas molecules, the collision between the gas molecule is perfectly elastic in nature. Agree? Yes. And the last point, अगर गैस मॉलिक्यूल के पास मास है और उसका वेलोसिटी है तो उसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी भी होगा, जिस एनर्जी से वो इधर उधर मूव कर रहा है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ और बढ़ते जाता है। मीन्स इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ हायर एनर्जी एंड कोलाइड इन हायर रेट। एज ए रिजल्ट द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। सो यही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ा इसका मतलब कोलिजन बढ़ेगा। यस और नो? कोलिजन इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा। So these assumptions are clear to you or not? This is called kinetic theory of gas. एक भी assumption रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत है किसी को? एक भी assumption आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला, गैसेस जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। That particle are called atom or molecule. सर या एक बार ये M1 MV और MV2 वाला जो आपके पास समझाए थे ना कि पहले अट्रैक्ट होता है फिर रिपेल होता है, वो एक बार वापस समझा दीजिए ना। which one? Attract and repel? ये वाला collision? हाँ कोलिजन, सॉरी Collision, this is not attraction. Collision is what? तुम लोगों ने पुल वाला गेम देखा होगा, वो बोट पे पुल खेला जाता है ना, यहाँ पे हाँ ऐसे सर, यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्स बना रहता है और ऐसे सपोज कुछ कलरफुल बॉल होता है जिसको व्हाइट बॉल से हिट किया जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इन सब का मास इक्वल रखा जाता है। मान लो इसका वेलोसिटी 0 था और तुमने इसको v1 वेलोसिटी से इसके तरफ हिट किया, तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा फाइनली, ये व्हाइट बॉल यहाँ पर रुक जाएगा और ये कलरफुल जो बॉल था ये उसका वेलोसिटी लेके आगे बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, इसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन व्हेन द मोमेंटम इज कंप्लीटली ट्रांसफर। ओके, हाँ सर। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसका एक और है मतलब कि एक मॉलिक्यूल वहीं रुक जाएगा, एटम वहीं रुक जाएगा और दूसरा एटम आगे चला जाएगा। नहीं, ये हो रहा है अगर एक स्टेशनरी है तो। अगर एक स्टेशनरी था तो हाँ ऐसा होगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो दोनों घूमता रहता है ना। अब सपोज अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से चला जाएगा। अब सपोज करो कि m, ये जो व्हाइट बॉल था ये ज्यादा स्पीड से जा रहा था, ये था mv1, और यहाँ पे कलरफुल बॉल जो है ये व्हाइट बॉल के तरफ आ रहा है लेकिन स्लो है, ये स्लो है और ये फास्ट है। इतना सिंपली आसान से सोचो, ये स्लो है और ये फास्ट है। अब ये अगर कोलाइड हुआ यहाँ पे आके, ये व्हाइट बॉल एंड ये कलरफुल बॉल, तो क्या होगा फाइनली, जब ये दूसरे से अलग होंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। पहले रेड कलर का जो बॉल था और ब्लू कलर का जो बॉल था ये स्लो मूव कर रहा था, एंड व्हाइट जो था ये फास्ट मूव कर रहा था। कोलिजन होने के बाद ये जो रेड कलर का बॉल होगा ये फास्ट हो जाएगा
ऑपोजिट डायरेक्शन में, और व्हाइट बॉल जो है ये स्लो हो जाएगा। मतलब इसका वेलोसिटी ये ले लिया और इसका वेलोसिटी ये ले, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी। दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज ठीक है कॉल्ड सर, समझ आ गया। perfectly elastic collision. Perfectly elastic. Okay. Any more question? नहीं सर। Okay. So we have just 10 minutes left. Molecular velocity में खत्म करता हूँ। ये जो molecules जो है किस अभी मैंने कहा यहाँ पे कि molecule are always under the state of random motion. Always random motion में होते हैं। तो जब random motion में होंगे तो इनका velocity को predict करना एक बहुत बड़ा task हो जाता है, क्योंकि कोई चीज अगर एक पर्टिकुलर मोशन में मूव करता है, जैसे कि एक ट्रेन या एक बस है, और ये मैं बोल दूं कि हाँ चलो ये डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है इन टाइम टी, तो आप इसका वेलोसिटी बता दोगे डी बाई टी। लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल मिला, इससे कोलाइड होके फिर इधर आ गया, यहाँ पहुंचा, इधर मूव करने लगा, यहाँ दूसरे एक मॉलिक्यूल से कोलाइड हो गया। तो ये इसका पाथ का कोई ठीक नहीं है, इसके मोशन का कोई ठीक नहीं है, तो इसका वेलोसिटी भी पता करना बड़ा मुश्किल बात आ जाता है। इसीलिए इसका वेलोसिटी को बहुत सारे क्लास में डिवाइड कर दिया गया। सो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। एक को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोबेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, राइट? सो जिस वेलोसिटी से ऑलमोस्ट 90 to 95 और 98% मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, उस वेलोसिटी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इज इट ओके? नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज? कैसे निकालते हैं? 10 लोगों का, 10 लोगों, तुम्हारे स्कूल में 10 लोगों का मास वेट का एवरेज कैसे निकालेंगे? सर टोटल मास पर 10। एग्जैक्टली। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये ऐसे नहीं, एक एक वेलोसिटी मॉलिक्यूल का नहीं काउंट कर सकते हम लोग, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैथमेटिक्स में और साइंस में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये क्या होता है हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है स्पीड का, देखो इसको एनालिसिस करना सीखो तुम लोग। पहले नीचे वाला कर्व देखो। जैसे जैसे हम लोग मान लो सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, सपोज करो टेम्परेचर T2, मतलब T2 सपोज 300 केल्विन है, 300 केल्विन पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्पीड को। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? स्पीड भी इंक्रीज होगा। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग then the speed is also increasing because they are colliding with each other. कोलाइड करने से उनका स्पीड बढ़ता है। तो ये जो मैक्सिमम पिक जहां पे ऑकर कर रहा है, ये डिफाइन क्या कर रहा है? दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ दिस वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस। और ये बाकी दो जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, ये इसके आसपास आता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, मान लो 300 से आई थिंक दिस कर्व इज या, अब मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दूं, सॉरी माय मिस्टेक, दिस टेम्परेचर इज या सॉरी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर देंगे तो स्पीड कम जाएगा। मैंने बताया था T is proportional to kinetic energy Yes, sir. and therefore T is proportional to velocity. So if we decrease temperature, velocity is decreasing. So if we decrease the temperature, the velocity, most probable velocity is also decreasing. देखो यहाँ से यहाँ तक speed decrease हो जा रहा है, लेकिन number of molecule with that speed is increasing. The reason is when you decrease the temperature, randomness of the system decrease.
रैंडमनेस जब डिक्रीज हो जाएगा तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर बढ़ जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे पूछता नहीं है, बट तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार? No, sir. तो ये मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दे रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का इन डिटेल्स, एवरेज वेलोसिटी का डिटेल्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिटेल्स, इसके बीच में रिलेशन, एंड देन जो आज तुम बोल रहे थे रियल गैस एंड आइडियल गैस क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट योर करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी शायद पूछे। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ आइडियल गैस Okay, sir. इक्वेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो योर होमवर्क इज Okay, एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी का Okay. न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एंड कमिंग संडे यू हैव अ टेस्ट, सो नोट डाउन, कमिंग संडे कितना तारीख है? आई थिंक 18 और 19। Sir, 19. 19 Yes, sir, 19. 19th September, note down everyone, 19th September 2021, you have a test, and the subject of test is this chapter, that is state of matter plus state of matter plus IUPAC nomenclature plus one more chapter. One more chapter is chemical bonding. So this is the topic. State of matter, IUPAC nomenclature, and chemical bonding. Timing of the test is from 11 to 12:30 AM. Okay, sir. 11 to 12:30 means 1.5 hour test and 35 marks. This contain not only MCQ but short answer type question and descriptive questions also. Okay. Any questions? No, sir. Okay then. Bye. Sir, please send the PDF.